क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4 सरल समीकरण सिंपल इक्वेशन। आज हम इसे सिंपल इक्वेशन सरल समीकरण करके पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे आगे क्लासेस में बढ़ते जाएंगे ये इक्वेशंस आपके लिए बहुत बड़ी होती जाएंगी और इन्हें हम सॉल्व भी धीरे धीरे करने लगेंगे। अगर आप यहां समझेंगे तो आपके आगे भी समझने में आपको आसानी होगी। पहली सीढ़ी बहुत अच्छे से अगर आप चढ़ गए तो आगे की सीढ़ियां भी आपके लिए आसान होंगी। कुछ बातें एग्जाम्पल नंबर 1 लेने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि चैप्टर का ही नाम है सरल समीकरण सिंपल इक्वेशंस। तो ये जो इक्वेशन होती है, ये जो समीकरण होता है, ये होता क्या है बेटा? जो भी कोई इक्वेशन होती है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर 1 इज चर, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, और नंबर 2 अचर, जिसे इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। बेटा चर वैल्यू किसे बोलते हैं? तो बेटा जो छोटी एबीसीडी होती है, देखिए ये सभी के सभी जो है ये क्या है? ये सभी क्या है? समीकरण है, इक्वेशंस है। ये सभी इक्वेशंस है, पर इनके अंदर दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो एबीसीडी हमें नजर आ रही है और दूसरा कुछ संख्याएं हमें नजर आ रही हैं, 5, 3, 9 इस तरीके की संख्याएं। तो बेटा वेरिएबल्स यानी कि चर किसे कहते हैं? जो ए बी सी इस तरीके से जेड एक्स वाई जेड पी एम, जो भी कुछ आपको स्मॉल एबीसीडी छोटी एबीसीडी के अंदर जो भी कुछ आपको नजर आएगा वो हमारा क्या है? चर है यानी वेरिएबल है। और हमारा अचर पद क्या होता है बेटा? अभी तक हमारे लिए 7th क्लास में समझने की जरूरत है कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है, मैं 7th के हिसाब से बता रहा हूं कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। समझ गए? और आगे बता दूं मैं आपको, जो बटा के भिन्न में जो संख्याएं होती हैं उनको भी आप अचर पद में लिखते हैं। समझ गए बात को? भिन्न संख्याओं को आगे आप दूसरे नाम से जानेंगे जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, परंतु यहाँ आप समझ लीजिए बटे की संख्याएं और पूरी तरह से पूर्णांक। पूर्णांक कैसे कहते हैं बेटा? माइनस की संख्या, प्लस की संख्या और जीरो, ये सभी क्या होता है बच्चे? अचर होता है यानी कांस्टेंट होता है। समझ गए ना? अब देखो बेटा ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर 5, -3, 0, 8, -9 इस तरीके की जो संख्या है 2/3, ये जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाएंगी? अपन को अचर कहलाएंगी, जिसे हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। एक बात समझने की है बेटा, मैंने मनीष को कहा, मनीष मैंने आपको 5 रुपए दिए। मनीष के लिए ये बात फिक्स है, सबको ये पता लग गया कि मैंने मनीष को 5 रुपए दिए। बट अगर मैं यही कहूं कि मैंने अंतु को x रुपए दिए, तो अंतु को x रुपए मिले हैं, इस बात की सबको उत्सुकता होगी, सबके अंदर ये जानने की जिज्ञासा जगेगी कितने रुपए मिले हैं अंतु को। अंतु इस बात को, ये जो हमें निकालना होता है चर, ये हमारे लिए एक तरीके का गिफ्ट है। अब आपका जन्मदिन है, आपको गिफ्ट मिलता है बेटा कुछ भी, तो वो जब आप पूरे पैक के अंदर होता है तो आपको बड़ी उत्सुकता होती है, बड़ा जल्दी से यार जल्दी खा पी के निकलो यार, मुझे जल्दी से मेरे गिफ्ट पैक खोलने हैं। जो भी मेहमान आए होते हैं बस अब मेरा जल्दी से मेरा केक वेक कट के खत्म हो, मुझे गिफ्ट खोलने, जितने भी गिफ्ट मिले। ऐसा होता है कि नहीं होता मन में? वही सारा का सारा क्या है बेटा? चर कहलाता है, जो मान हमें निकालने हैं। ये तो मान हमें दे रखे हैं, 5 मतलब 5, 8 मतलब 8, बट ए बी सी क्या? किसी न किसी संख्या का मान है वो। उस संख्या के मान को ही जानने के लिए हम क्या करते हैं? चर पदों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां समझ लो बेटा, मैंने बताया कि ये सभी समीकरण हैं, इनके अंदर हमें बताना है कि चर क्या है और अचर क्या है। तो बेटा देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो x क्या है? चर है, और 5 और 3 क्या है? अचर पद है। समझ गए? चर का मतलब वेरिएबल और अचर मतलब कांस्टेंट। यहां पर देखिए a जो है हमारे पास क्या है? वो चर है, और 9 और -6। बेटा अगर माइनस का होता है तो उसे माइनस को छोड़ते नहीं है, माइनस को लिखते हैं। तो जो -6 है वो हमारे पास क्या है? अचर पद है। इसके बाद m हमारे पास चर है, और यहां पर जो 3 है वो क्या है हमारे पास? अचर पद। यहां पर देखिए -p हमारे पास जो है वो चर पद है, और जो 7 है वो क्या है? अचर पद है। समझ गए बात को? तो ये आपको समझ में आ गया कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। सरल समीकरण इक्वेशन समझने के लिए ये बीजगणित की शुरुआत है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए समझना। अब हम बात करेंगे कि किसी भी समीकरण में गुणांक यानी मल्टीपल क्या होता है, और घात किसे कहते हैं यानी पावर किसे कहते हैं। मान लीजिए मैं बेटा उनकी घात बात कर रहा हूं जिनकी घात मतलब चर और अचर दोनों में ही मैं इस बारे में बात करूंगा। देखो बेटा अगर मैं लिखूं कि 7 गुणा 8, तो आप क्या कहेंगे बेटा? कि 7 का गुणांक क्या है? 8 है, और 8 का गुणांक क्या है? 7 है। सिंपल, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं।
दोनों एक दूसरे के गुणांक है, सिंपल सी बात है। वहीं अगर मैं लिख दूं कि 7a, तो आपको ये पता होना चाहिए कि a का गुणांक क्या है, 7 है, a का मल्टीपल क्या है, 7 है। इसको लिख लेते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 5x, तो यहां पर मैंने क्या लिखा कि x का गुणांक क्या है बच्चे, 5 है। ठीक है, हाँ, 5 is a multiple of x। समझ गए बच्चे। अब हम बात करते हैं बेटा घात की, पावर की। तो क्या कहने का मतलब है कि जो भी इस तरीके से चिपका हुआ मिलेगा आपको, वो सब क्या है, गुणांक है। अच्छा, यहाँ सिंगल क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर आपको इक्वेशन दे दिया, मैंने बोला कि m+3, ये आपको बताना है। पावर के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मैंने बोला बताइए m का गुणांक क्या है। तो m का गुणांक क्या होगा बच्चे, जब m के आगे कुछ नहीं लिखा तो समझना है कि ये 1 से गुना हो रहा है बेटा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर m का गुणांक क्या है, 1 है। समझ में आ गई बात। तो यहां पर आप लिख देंगे कि m का गुणांक क्या है, 1 है। इंग्लिश में आप खुद भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से ही लिखना है आपको। क्या लिखेंगे आप कि 1 is a multiple of m। अब यहां पर नेक्स्ट है कि 7 minus p, इसमें बताइए कि p का गुणांक क्या है। तो p का गुणांक क्या रहेगा बेटा, -1 रहेगा। माइनस को भूलना नहीं है, -1 रहेगा p का गुणांक। तो हम यहां लिखेंगे कि -1 is a multiple of p। समझ गए बच्चे। अब हम बात करते हैं बेटा घात की और पावर की। यहां समझना है कि जो भी चिपका हुआ रहता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 वहां गुणांक होगा। अगर वो संख्या माइनस में है, जो चरपद अगर वो माइनस में है, ये जो चरपद है ये अगर माइनस में, जैसे ये माइनस में, तो यानी यहां पर 1 इसका गुणांक है। समझ गए। बात करते हैं घात की, पावर की। तो बेटा सबसे पहले समझना कि मान लीजिए आपके पास में x लिखा है, तो इसकी पावर, की कोई पावर नहीं डली होगी तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। इसकी पावर कितनी है, 1। इसकी भी कितनी है, 1। इसकी भी कितनी है, 1। और इसकी भी कितनी है, 1। अगर 1 से ज्यादा पावर होती है तो आप उसे क्या कहेंगे, अगर 1 से ज्यादा, तो वो लिखी होगी। ये जो ऊपर लगी होती है इसी को घात यानी कि पावर कहते हैं। जैसे यहां पर x की पावर कितनी है, x की घात कितनी है, 1 है। अभी मैं यहां लिख रहा हूं m की पावर 2, तो आप क्या लिखेंगे कि m की घात कितनी है, तो 2 है। समझ गए बात को। अच्छा बेटा एक चीज और यहां समझनी है, आगे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कि जब किसी की पावर अगर 0 हो जाए, मान लीजिए आपके पास में a की पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या होता है, 1। मान लीजिए 8 की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1। 9 की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1। 19 की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1। 1 लाख की पावर भी 0 है तो आंसर क्या होगा, 1। समझ गए बात को। एक इंसान ने चेक काटा और चेक काटने के बाद में उसने बोला कि ये लो ये पैसे तुम, मैं अमीर कर दिया। उसने इतने 0 लगा दिए कि बंदा 0 लगाते जी तो गिनते गिनते बेहोश हो गया। उसने कहीं भी डेसिमल नहीं लगाया बीच में। अगर मान लो इस तरीके से मैंने लिख दूं ये 0 0, इन 0 का कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब 1 रुपया हुआ। उसने कोई डेसिमल नहीं लगाया, बस 0 0 0 0 0 0 0 0 लगाता गया और अंत में लास्ट में इन सब की पावर में क्या लगा दिया उसने, 0 लगा दिया। पावर में 0 लगाने का मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या क्या बन गई है, 1 बन गई। किसी की भी पावर में 0 लगा दोगे तो 1 बन जाएगी। जब वो बंदा चेक लेकर बैंक में गया तो बैंक वाला भी बड़ा मजेदार था, उसने 1 रुपया निकाला और दे दिया। क्या ये लीजिए भाई साहब। भाई दिमाग खराब कर रहे हो, ये देखो कितने सारे पैसे हैं ये। कहने लगा भाई साहब ये देखिए, ये पावर जो 0 होती है, बादल भैया के पास पढ़ा करो, आप ऑनलाइन बादल सर में जाया करो, वहां पता लगेगा आपको कि जब किसी की पावर 0 लग जाती है तो उसका मान 1 रुपया होता है। 1 रुपया मिलेगा आपको। समझ गए बात को, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी की भी पावर 0 लग जाएगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आप होप आपको ये इक्वेशन का क्या मतलब होता है और ये अर्थ क्या होता है समझ में आया होगा। आइए अब कुछ चीजों को समझते हैं। लिखा है कि निम्न कथनों को समीकरणों के रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। बेटा ये इक्वेशन आई कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इक्वेशन कैसे आती है उसके बारे में यहां पर मैं बात करने वाला हूं। देखिए क्या लिखा है, x के तिगुने और 11 का योग 32 है। ये आपको एक स्टेटमेंट दे दी, आपको एक वाक्य दे दिया, एक कथन दे दिया। उस कथन को आपको
इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, x के 3 गुने, 3 गुने मतलब 3 गुने, क्या लिखा, द सम ऑफ 3 टाइम्स x, x को 3 टाइम्स कर दो एंड 11 इज 32। तो पहले का देखो आंसर, देखो कितना मजेदार आंसर है कि मैंने कर दिया x को 3 से गुना, x को क्या कर दिया, 3 से गुना कर दिया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, x को 3 से गुणा कर और उसमें क्या कर दिया, 11 का योग, यानी 11 जोड़ दो, तो मुझे कितना मिल रहा है, 32 मिल रहा है, 32 मुझे प्राप्त हो रहा है, यही तो बोल रहा है बेटा। 3 को x से गुना करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे कि हमने यहाँ इक्वेशन में लिखा है, जमा 11 लिखा है, बराबर में कितना हो गया, 32। पहली इक्वेशन तैयार। क्या बोल रहा है, x का 3 गुना और 11 इनको जोड़ने पर 32 मिलता है, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन ही बनानी थी, इक्वेशन बन गई हमारी, समझ में आ रही है बात। सेकंड देखिए, बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटा दें तो 7 प्राप्त होता है। जब भी किसी कभी बोले आपको कि यदि किसी संख्या के, तो उस संख्या को आप a b c d x y z कुछ मानकर चलेंगे। मैंने मान लिया कि वो संख्या p है और बोल रहा है कि के 6 गुने से, तो p के 6 गुने से, p का 6 गुना कर दिया और उसमें से 5 घटा दें, 5 घटा दिया, 5 घटा दिया हमने। बोल रहा है आपको 7 प्राप्त होता है, तो हमें 7 मिलेगा। अब इसको इसी ऊपर वाले की तरह लिख दो कि 6 को p से गुना करने पर 6p बन जाएगा, -5 और बराबर में क्या आ गया, 7। दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इनको हल करना हम आगे सीखेंगे, अभी आपको केवल स्टेटमेंट बनाना सिखा रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? थर्ड देखिए, थर्ड में बोल रहा है कि m का 1/4 7 से 3 अधिक है। m का 1/4, 1/4 मतलब 1/4। m का की जगह गुना लगाइए, ठीक है। क्या इंग्लिश में क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। m का 1/4 7 से 3 ज्यादा है। m का क्या कर दिया, 1/4 कर दिया आपने, ठीक है बेटा। 7 से कितना ज्यादा है, ये 7 से 3 ज्यादा है। देखो बेटा बराबर में लिख दो 7, और 7 से ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 7 से ये 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है, इसमें से 3 घटा दोगे, जो ज्यादा है उसमें से क्या करोगे, घटा दोगे ना। ये 7 से, ये जो संख्या है m का 1/4, ये 7 से 3 ज्यादा है, 3 मैंने घटा दिए। तो बेटा आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा m/4 - 3 बराबर 7। ये आपकी बन गई तीसरी इक्वेशन। चौथी इक्वेशन पर चलते हैं। चौथी इक्वेशन है कि किसी संख्या के 1/तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। किसी संख्या के, कोई संख्या मान लिया हमने, इस बार हम कोई भी संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए हमने वो संख्या है हमारे पास में n के 1/तिहाई, n का 1/तिहाई क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ अ नंबर। हमने मान लिया n वो नंबर है और उसका 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/3 से गुणा कर दिया, तो +5 कर दो। क्या बोल रहा है, 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। 8 जोड़ दिए, n को 1 से गुना किया, क्या बन गया, n/3। जमा में क्या आ गया, 5, बराबर में क्या आ गया, 8। इक्वेशन तैयार हो गई आपकी। तो होप आपको ये चारों इक्वेशन समझ में आई होंगी। आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है इन इक्वेशंस को हम किस तरह से इन स्टेटमेंट के अंदर हम चेंज करते हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं? अभी हमने क्या किया, स्टेटमेंट्स को इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद आगे आगे कुछ प्रॉब्लम्स दी होंगी, उसके पास इतने रुपए थे, उसके पास ये था, वो सारी की सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। समझ में आ रही है बात? नोट कीजिए इसे। होप आपको ये पूरा इक्वेशन और ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।